हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पता ही है हम सीटेट की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में हम सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अभी हमने जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। आज हम जनवरी 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको लगाने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में है। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पहले हम साइंस पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखिए, अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जरूर ना कुछ सीखेंगे। आप साइंस और मैथ्स की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरा साइंस और मैथ्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको केयरफुली हमें क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, तो क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन एंड विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। देखो, गिवन ऑर्डर मतलब ऑर्डर यही है। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। देखो, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, हमें नहीं पता किस ऑर्डर में है वो। इन इन एन एक्स, एक एक्स इंस्ट्रूमेंट है, उसमें द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो, उसमें जो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक्स, हम नहीं जानते, वो एक्स बाद में देगा हमें। वो कह रहा है कि उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब जो उसकी तार हैं उनको स्ट्रेच करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है, जैसे सितार, गिटार हो गया। ठीक है, वाई एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके से एक लेयर है, जैसे तबले में होती है, ढोलक में होती है। ठीक है, उसको हम बजाते हैं, उसको हम दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड जेड, जेड क्या है हमारे पास, इज द वाइब, उसमें वाइब्रेटिंग पार्ट जेड में है, वो क्या है, प्रोड्यूसेस साउंड इज द एयर कॉलम। एयर कॉलम होती है एक, उसमें एक पाइप जैसा होता है, समझ के। चलिए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, देखो, सितार, पहला सितार हो सकता है एक्स, हाँ हो सकता है, उसमें वायर होती है। हारमोनियम, हारमोनियम में मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट ढोलक, ढोलक में क्या स्ट्रेच्ड एयर कॉलम हो सकता है, नहीं एयर कॉलम नहीं होता ढोलक के अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ढोलक, पहला ढोलक में वायर होती है। देखो, उसी ऑर्डर में करना है हमें, एक्स मतलब ये है, वाई मतलब ये है और जेड मतलब ये है। ठीक है, ढोलक नहीं हो सकती, ढोलक में वायर नहीं होती। गिटार, पहला ऑप्शन गिटार हो सकता है, वायर होती है, हाँ होती है। तबला मेम्ब्रेन होती है, हाँ लेयर होती है उसके ऊपर। शहनाई एयर कॉलम होता है, पाइप होता है, यस होता है, समझ गए। तो ये तीन मैंने पिक्चर लगा रखी है, आप पिक्चर से भी गैस कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा, देखो, इसमें मेम्ब्रेन होती है हमारे पास और इसमें एयर कॉलम होता है और इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें वायर होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, गिटार, तबला और शहनाई, समझ गए। चलो, एक जीके का क्वेश्चन पूछूं। आपको बताना है कि हमारे एक एक फेमस पर्सनैलिटी थे जो शहनाई के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। क्या नाम उनका, बताओ उनका नाम, बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, पद्मश्री है वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। और वो सहनाई वादक थे, क्या थे, सहनाई वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखो, एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, देखो कह रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक प्लांट को, कौन से, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, मैक्रो मतलब कोई लार्जर अमाउंट में हमें चाहिए। ठीक है, मैक्रो, तो मैक्रो कौन सा है हमारे पास, देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और यह पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे क्या है, मैक्रो। आप मैक्रो याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में नहीं होगा माइक्रो होगा, समझ के। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको याद रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा पूछ रहा, माइक्रो कह रहा है। देखो, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम तो क्या है, सेट, मतलब सारे के सारे ऑप्शन माइक्रो होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम मैक्रो हो गया। कॉपर, फास्फोरस, फास्फोरस मैक्रो हो गया, देखो जरा। सल्फर, सल्फर मैक्रो हो गया, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। जिंक हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया। जिंक, आयरन और कहाँ है, मैग्नीज, ये सारे क्या है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, ये सेट बिल्कुल सही होगा, जिंक, आयरन, मैग्नीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्या है, आगे क्या है देखते हैं। कह रहा है, देखो दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन वाली। कह रहा है असर्शन में, कह रहा है कि द स्टार्स आर स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर्स टू मूव ईस्ट टू वेस्ट। हमें क्या, जो स्टार देखते हैं हम, हमें वो कैसे नजर आते हैं, हमें वो जाते हुए नजर आते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। देखो, सन भी तो एक स्टार है ना। सन हमें किस तरफ ज्यादा दिखाई देता है, हम बोलते भी हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सन
क्या होता है बेटा, हमें किस तरफ जाता दिखाई देता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता दिखाई देता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअली में जो स्टार्स हैं वो कभी मूव नहीं करते हैं, वो हमारी अर्थ रोटेट करती है ना। हमारी अर्थ का रोटेशन क्या है, हमारा अर्थ का रोटेशन बिल्कुल अपोजिट है हमें जो दिखाई देता है। जैसे हमारा अर्थ जो रोटेट करती है वो होती है हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कैसे, जिस तरीके से देखो, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं मान लो नॉर्थ की तरफ, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि जो ट्रीज हैं वो किस तरफ भाग रहे हैं, वो साउथ की तरफ भाग रहे हैं, है ना, अपोजिट साइड में, वो कहीं जा रहे होते हैं, नहीं नहीं, वो स्टैटिक सिचुएशन में, क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वो आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, साउथ की तरफ। इसी तरीके से जितने भी स्टार्स हैं वो आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है किस तरफ बच्चा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, समझ गए। इसलिए रीजन भी ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो है स्टार्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो ए एंड आर दोनों सही है, समझ गए, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। Which of the following statement regarding the rusting of iron are true? देखो कौन सी चीज रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन के जंग लगने से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात कहती है उसके बारे में। तो इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन। यस, आयरन और ऑक्सीजन के बीच की ही रिएक्शन है, आयरन और ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मिलके क्या बनाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगता है। ठीक है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, इसमें से हीट निकलती है, तो जिन भी प्रोसेस में हीट निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। जैसे अभी रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां भी तो रस्टिंग हो सकती है ना। सो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्सिबल नहीं है, एक बार जंग लग गया तो लग गया, है ना, तो उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस, वैसे भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, समझ के। तो ए बी सी कहां है, ए बी सी, ए बी सी, यस, ए बी सी इज द राइट आंसर। ट्रू कह रहा है ना, कौन से सही है, समझ के, तो ये सही है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला पढ़ते हैं। देखो, मैच द सब्सटेंस कॉलम ए विद द केमिकल नेम्स इन द कॉलम बी। ठीक है, अभी इनके फॉर्मूले देखने हैं। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग लाइम, सॉरी स्लैग लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, ये रहा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, OH ट्वाइस। ठीक है, टेबल सॉल्ट, NaCl को टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी ये वाला ऑप्शन कहाँ हो गया हमारे पास, ये वाला यहाँ हो गया। ठीक है, लाइमस्टोन इधर लिख देता हूँ, है ना। लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम, मार्बल बोलते हैं जिसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइमस्टोन हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है कास्टिक सोडा, ये वाला हो गया। ठीक है, क्विकलाइम क्या हो गया, क्विकलाइम होता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ये रस कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, Na सोडियम हाइड्रो या बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारा ए का हो गया, ए का ध्यान रखना, ए का स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ए ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, आप मिला लेना आराम से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्या है, देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, यानी मतलब एक भी हो सकती है, दोनों भी ठीक हो सकती है। अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। देखो क्या कह रहा है कि अ फैक्ट इज ए ऑब्जर्वेशन दैट रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू। देखो फैक्ट क्या होता है ना, जैसे मान लो एक लगातार हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी के बारे में, ठीक है, तो लाइक जैसे डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर क्या है हमारे पास, डिस्टिल वाटर हमारे पास एक ना बेड कंडक्टर ऑफ वो है लाइट, है ना। तो आपके पास फैक्ट है कुछ, है ना, आपने ऑब्जर्व किया है, आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना,
तभी तो आप बोल रहे हैं इतने निश्चितता के साथ, है ना। तो क्या कह रहा है, अ फैक्ट इज अ ऑब्जर्वेशन। यस, बिल्कुल सही बात है। एक फैक्ट है ना जो, वो तभी कहते हैं फैक्चुअल, ये बात फैक्चुअली ट्रू है कि जब हमारे पास उसके कुछ प्रूफ हो, प्रमाण हो। अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। देखो, अ लॉ, लॉ और थ्योरी में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। थ्योरी जैसे बिग बैंग थ्योरी है हमारे पास, ठीक है। थ्योरी इज लाइक अ स्टेटमेंट, है ना, कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव नहीं करती, लॉ प्रूव करते हैं। लॉ क्या होता है, जैसे न्यूटन ने बताया कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ना। तो वो एक थ्योरी है ना। पर उसने बाद में लॉ दिया कि वो M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसको बोलते हैं हम लॉ, है ना। लॉ वेरीफाइड होते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स निकालना है तो वो आप मैथमेटिकल डेरिवेशन से निकालोगे, समझ गए। तो फैक्ट क्या है, आपके फैक्ट आपके रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं, ओके। जबकि लॉ और थ्योरी में एक डिफरेंस है, ठीक है। लॉ और थ्योरी, थ्योरी एंड लॉ कैन बी डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 66 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, केवल ए। क्यों, क्योंकि हमारे जो फैक्ट हैं वही वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। ए लॉ इज अ थ्योरी दैट रिपीटेडली फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। लॉ और थ्योरी डिफर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि लॉ एक थ्योरी ही आगे जाके लॉ बनेगी, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग। अगला हमें रीड करना है इसको, और कह रहा है कि फॉलोइंग टेक्स्ट। अब चलो रीड करते हैं इसको। व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट टू नियर अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। देखो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताता है, आइडेंटिफाई करता है चार्ज के अंदर पोलैरिटी को, समझ के। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इसको इसको इसके साथ टच करते हैं तो वही चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ गोल्ड लीफ मतलब सोने की पत्तियां होती है दो, और जब वो चार्ज क्या होगा, दोनों में पहुंचेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, रिपल्शन की वजह से वो ऐसे खुल जाएंगी। अब यहाँ पे ना एक फिलामेंट लगा होता है, और वो फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट अपोजिट चार्ज का है। जैसे मान लो, अगर देखो, अगर यहाँ पे फिलामेंट हमने पॉजिटिव चार्ज का लगाया है, अगर वो रिपल्शन और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। अगर मान लो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्शन को थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के यूज आता है कि किस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। अब इसको पढ़ो। तो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज। जब एक नेगेटिव चार्ज रोड को हम टच करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, तो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट। यस, वो लीव्स क्या होंगी, अपार्ट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज, ये तो कंक्लूजन हुआ ना, है ना, कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, उनके ऊपर सेम चार्ज है ना। ये क्या हुआ, एक कंक्लूजन हुआ। अदर नेगेटिव, ये क्या हुई, एक ऑब्जर्वेशन। ये क्या हुई, एक ऑब्जर्वेशन। क्या आप देख रहे हैं ना, आप बस ये अपेयर कर रहे हैं, हाँ यार वो क्या कर रही है, वो फर्दर अपार्ट मतलब अलग अलग हो गई रिपल्सन की वजह से। अब क्या कह रहा है, द नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव द मूव फर्दर अपार्ट। जब वो उनके पास सेम चार्ज है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, वो रिपेल कर रही है और आगे जाके क्या हो रही है, फर्दर अपार्ट हो रही है, अलग अलग हो रही है और ज्यादा, समझ गए। तो ये क्या है, ये दोनों कंक्लूजन है हमारे पास, है ना। ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन, हमें यही बताना है। देख रहा हो ऑफ द, अब इन स्टेटमेंट में हमें क्या बताना है, ए इज ऑब्जर्वेशन, ए ऑब्जर्वेशन, वाई बी एंड सी आर द इन्फेरेंस, मतलब वो कंक्लूजन है उसका, वो रिजल्ट एक तरीके निष्कर्ष है वो इस चीज का, है ना। कि बी एंड सी, कि इसका मतलब वो उनमें सेम चार्ज है, तभी तो वो क्या कर रही हैं, तभी तो रिपेल कर रही हैं। और आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा क्या कि यार वो फैल रही है, ये दिस इज अ ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में फर्क है। कंक्लूजन मतलब वेरीफाइड है कि हाँ इस वजह से ये हो रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक तरीके से, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ठीक हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन और बी और सी क्या है, उसके कंक्लूजन है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। अब एसिड रेन के लिए कौन कौन से, देखो एसिड रेन के लिए आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, ओजोन नहीं होती, क्या होती है, यस सल्फर SO2 होती है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 भी होती है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें, देखो SO2 NO2, ये जब जाती है वाटर के साथ मिलके तो HNO3, ठीक है। H2SO4 ये एसिडिक रेन की फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। तो NO2 SO2 क्या है हमारे, एक तरीके से एसिड रेन केसेस है, ठीक है।
ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव। देखो, नॉट इंडिकेटिव द हाइपोथेसिस स्किल, नॉट याद रखें, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड टू इंक्वायरी, नहीं ये तो है। देखो, क्वेश्चन को बनाना, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड टू इंक्वायरी, हम मान लो बच्चा ने कुछ पढ़ा है ना, और उनकी लिस्ट बना ली कि मेरे को सर से जाके ये जाके पूछना है ना, तो ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस स्किल है उनकी। उसने इमेजिन किया भाई कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी हाइपोथेसिस उसके इसके वो कल्पना कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये है उसकी हाइपोथेसिस स्किल, मतलब इमेजिनेशन बेस्ड जो होती है ना, उनको हाइपोथेसिस स्किल बोलते हैं, ठीक है। यस, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल। देखो, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन, मान लो एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स, मतलब क्या है कि उसने कुछ देखा, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस, उसने कुछ ऑब्जर्व किया और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि एक गाड़ी चल रही है, तो हो सकता है इसके अंदर टॉर्क काम कर रहा है, इस वजह से ये जो टायर है ये रोटेट कर रहा है। तो वो हाइपोथेसिस कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है, अपने मन में बना रहा है, तो ये भी हाइपोथेसिस है, ठीक है। यूजिंग द सेंस ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन, देखो सेंस का यूज करना, अपने सेंस हाथ पैर का यूज करना, ठीक है, और आईज का यूज करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये एक हाइपोथेसिस स्किल नहीं है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं लगता गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, समझ के। तो ये इसका सही आंसर होगा, नॉट पूछ रहा है ना वो। आइडेंटिफाई द वेरिएबल एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, मतलब किसी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि यार मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो हम इमेजिन करते हैं ना उसको, परिकल्पना करते हैं हम इस चीज की, हाँ यार ये चाहिए, ये लगेगा उसके अंदर, है ना। तो कहावत भी है कि किसी चीज को ना हम दो बार बनाते हैं, है ना, जैसे गाड़ी बनी होगी तो दो बार बनी होगी, कब, एक तो उसकी ख्यालों में बनी होगी, उसने सोचा होगी हाँ इस तरीके से टायर रोटेट करेगा या इस तरीके, एक वास्तव में बनी है ना। तो कोई भी चीज दुनिया में कितनी बार बनती है, दो बार बनती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट आगे, उसके बाद क्या रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जनरली मैं नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यस, वाटर नॉन मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे गैसेस आर नॉन मेटल्स, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये भी बात सही है, नॉन मेटल क्या होती है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो क्या कह रहा है, करेक्ट, दोनों सही है, ए एंड बी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या है, अ बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को थ्रो किया है अप इन द एयर, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, देन रिटर्न्स टू थ्रोअर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। देखो, जब भी एक बॉल को, मान लो एक बंदा है, वो बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, एक बॉल को थ्रो करता है, एक बॉल को, तो बॉल इधर जाती है हमारे पास, ठीक है, तो बॉल यहां पे जाती है, तो कौन सी चीज हर जगह हर टाइम लगी रहेगी, उसके अंदर सेम रहेगी, कह रहा है कि एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, पास आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, वर्क डन नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब इस पे आते हैं जरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स हर जगह अलग अलग लगेगा, कैसे, ऊपर जाएगा तो फोर्स कम होगा, नीचे आएगा तो फोर्स ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन उसकी सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जी बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, जी, हर टाइम बॉडी के अंदर जैसे ही बॉल छूटेगी उसके हाथ से, हर टाइम जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर टाइम, चाहे बॉडी जब तक हवा में है, जब तक नीचे आ रही है, हमेशा जी की वैल्यू जहां तक है वो, उसमें ग्रेविटी की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, तो एक्सेलरेशन उसकी थ्रू आउट द वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम रहेगी, 9, वो चेंज नहीं होगी, समझ के, चाहे बॉल ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, ठीक है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऊपर जाते टाइम नेगेटिव हो जाएगी, नीचे आते टाइम प्लस हो जाएगी, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज होना मतलब मैग्नीट्यूड का चेंज होना नहीं है, डायरेक्शन का मतलब है, साइन का चेंज होने का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वैल्यू तो हमारी सेम है 9.80, ठीक है, समझ गए, तो एक्सेलरेशन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला कह रहा है कि a body has linear momentum p and mass m, the kinetic energy, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, ये तो सभी को पता है, 9th-10th की ये साइंस है। तो आप ना क्या करो, इसको मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड करो, क्यों सर, अभी बताता हूँ, हाफ 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा m स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम वी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सारी टर्म हमें पी की टर्म में दी है, पी मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2m मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकता हूँ। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है पी, तो पी स्क्वायर, नीचे क्या है 2m, तो पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। समझ के? ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। Which of the following is the most suitable strategy for introducing the student the concept of chemical reaction? अगर आप एक केमिकल रिएक्शन बच्चे को समझाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है। बच्चे को न कुछ नहीं आता, मान लो आपको ऐसे बच्चा समझाना है, ऐसे बच्चे को अपनी, मान लो आपको मम्मी को समझाना, अपने पापा को समझाना है जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ी, तो पहले कैसे समझाओगे आप उसको, ठीक है। तो कैसे समझाओगे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या उनको जाते ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाने लगोगे कि पहले शेल में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएंगे सोडियम के लिए, है ना। नहीं, ये तो नहीं, उनको बताना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करने वाले। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबल, नहीं सीधे जाके केमिकल इक्वेशन लिख दोगे भाई कि NaCl प्लस H2O इक्वल टू ये जाके NaOH, नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझ के, तो आप ये भी नहीं कर सकते। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। देखो केमिकल रिएक्शन डिफाइन करोगे फिर एग्जांपल दोगे, हाँ ये थोड़ा सही हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन को पहले बताओ। चलो एक और स्टेटमेंट आगे पढ़ लेते, एक और है, बेस्ट कह रहा है वो, ठीक है, मोस्ट। होल्ड अ डिस्कशन एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, hold a discussion on chemical which students are likely to observe in their lives। आप ना सबसे पहले क्या करोगे, कभी भी किसी बच्चे को आप केमिकल रिएक्शन समझाओ, आप उससे पूछोगे कि केमिकली आपने क्या देखा, आपने चेंजेस लाइफ के अंदर। जैसे उससे पूछो कि आपने कभी लोहे को जंग लगते हुए देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन देखी आपने, वो बोलेगा हाँ मैंने देखी हुई है। वो उससे पूछिए कि क्या आपने देखा है एक लाइक दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं, एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, तो उससे क्या नया इवॉल्व होता है ना, गैस निकलती है ना। और लाइक बर्न करते हो किसी चीज को आप, है ना, तो क्या एक गैस फॉर्म, जैसे माचिस की तीली जलाओगे आप, एक उसमें गैस निकलेगी, है ना। तो ये सब क्या है, वो उसको बताओगे आपने डेली लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो वो बच्चा कहेगा हाँ मैंने ऐसा किया। तब उसको समझाओगे कि ये सब जितनी भी चीजें जो इरिवर्सिबल होती हैं, इनके अंदर ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज है। फिर आपको उनको रिएक्शंस के टर्म में समझाओगे, उनको सिंबल्स बताओगे, तो ये सही तरीका है। तो सबसे पहले बच्चे को ना दिखाना पड़ेगा कि उसने जनरल लाइफ में आप क्या क्या ऑब्जर्व किया है, समझ के। देखो सीटेट का एग्जाम क्यों लिया जाता है बच्चों, सीटेट का एग्जाम इसलिए लिया जाता है, जो हमारे भावी अध्यापक हैं, जो बनने वाले हैं, वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझे कि बच्चा कैसे सीख सकता है एक्चुअली में, ठीक है। हमारा बेसिक लाइफ का काम ये नहीं है कि हम टीचर बन जाएं और सैलरी पालें, एक स्टेबल लाइफ। टीचर एक बहुत महान नोबल वर्क है ना, ये जॉब से ज्यादा एक महान कार्य है। टीचर बनना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि हम एक देश के भविष्य को गढ़ते हैं, समझ के। तो इसलिए हमें पूरे बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ वो कैसे गैदर कर सकता है इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a set animals which all external fertilizer। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो मेल है उसके स्पर्म और जो एग से फीमेल के स्पर्म वो बाहर मिले, ना कि इनसाइड द बॉडी, है ना। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ फ्रॉग करता है, जैसे, है ना, फ्रॉग करता है हमारे पास, और कुछ फिशिस करती है हमारे पास, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, जो जानवर होते हैं डॉग्स, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एग और स्पर्म कहां जाके मिलते हैं, इनसाइड बॉडी मिलते हैं, और जहां बाहर मिलते हैं वो होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से, हैंड नहीं, हैंड में नहीं हो सकता, ठीक है। लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग्स, लिजर्ड में नहीं होता ऐसा, ठीक है। बटरफ्लाई, फ्रॉग्स, फिश, बटरफ्लाई में नहीं होता, फ्रॉग्स में तो होता है, फिश में होता है। फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब बाहर जाके एग और उसमें स्पर्म का मीटअप होता है, समझ के। ओके, तो इसका सही आंसर स्टारफिश ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है हमारे पास, यस, ये क्वेश्चन है हमारे पास,
देखो ध्यान से देखना, कंसिडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो द मैच ऑफ द फॉलोइंग। कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स, अब इसको देखते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, एक के दो आंसर भी हो सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो सकती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है ना। सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। वर्क का यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट जूल होती है, और कैलोरी भी हो सकती है। सिल्वर का सिंबल Ag होता है। बैटरी ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक के दो ऑप्शन आए हैं, वर्क के दो ऑप्शन आए हैं, जूल एंड, ठीक है, कैलोरीज, ठीक। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। अब ये टेबल बनाई है ना, तो टेबल बनाई, क्या हम ये कहेंगे टेबल बहुत बेकार बनी, पुअरली कंस्ट्रक्टेड है? क्या हम इसको एग्जाम में नहीं दे सकते? हाँ, देखिए वो नॉट अ रीजन, इनमें से अब देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन कह रहा है। फॉर एंट्री इन अ कॉलम देयर आर द मोस्ट टू पॉसिबल एंट्रीज इन द कॉलम। यस, मोस्ट टू पॉसिबल बिल्कुल सही है। एक की दो मोस्ट वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास वर्क की दो वैल्यू हैं, है ना, कौन सी? जूल और कैलोरीज, है ना। बाकी की एक एक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें तो देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन द कॉलम ए एंड बी। देखो ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि हमने इसमें कितने एलिमेंट्स रखे, इसमें 6 रखे, इसमें 7 रखे, नहीं। आप ऐसी टेबल फॉर्म कर सकते हो एग्जाम के ड्यूरेशन में, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि ये जो आइटम है ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। ये कह रहा नॉट, ये वाला रीजन। द मैचिंग पेयर कैन बी इजीली गेस्ड। ऐसा नहीं है कि इजीली गैस करे जा रहे हैं, कुछ बच्चे को ये भी नहीं आते होंगे, है ना। तो ये भी कोई एक रीजन नहीं हो सकता। दिस इज इनकंसिस्टेंसी अमंग द एंट्रीज। एंट्री जो इनकंसिस्टेंसी है, मतलब जैसे लाइक जूल पहले दे दिया, फिर केमिस्ट्री आ गई, फिर सिल्वर आ गया, है ना, फिजिक्स, फिर फिजिक्स आ गई कि फिजिक्स का सिंबल दे रखा है, ये इनकंसिस्टेंटी ये भी कोई मायने नहीं रखती, है ना। तो बस यही है कि देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम एंड बी। ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि हम बोले ये जो टेबल है ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। समझ में आया? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखें चैनल के लिए। देखो आपका प्यार रहेगा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का कुछ यूजफुल वर्क हो रहा है। ठीक है, यह सब आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।